नमस्कार, इनफिल एंड जूनियर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 1 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। सो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में वो सभी मेथड्स, टूल्स एंड कंसेप्ट्स आते हैं जिसकी हेल्प से हम डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर उसे सेंड कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड या फिर शेयर करने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी पेपर पर लिख के रख सकते हैं या फिर आप टाइपराइटर से टाइप कर सकते हैं और उसे अपने पास रख सकते हैं, या फिर और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड या स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रिकॉर्ड करना है या फिर उसे स्टोर करना है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक डिजिटल फॉर्म ले लेती है। सो डिजिटल फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको जिन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम कहते हैं आईसीटी डिवाइसेस। सो इन आईसीटी डिवाइसेस में आपके आते हैं स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या फिर आपके लैपटॉप्स। ये जो आईसीटी डिवाइसेस हैं इन्हें इफेक्टिवली यूज़ करने की जो स्किल्स है उन्हें सीखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन स्किल्स की हेल्प से हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। सो हमारा जो कंप्यूटर है उसे हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारे जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या फिर उन्हें हम टच कर सकते हैं वो होते हैं हमारे हार्डवेयर्स, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर एक्सेट्रा। दूसरा पार्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सो इस पार्ट को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसी पार्ट की हेल्प से हमारा जो हार्डवेयर है वो वर्क करता है। लेट्स से हमने हमारे कीबोर्ड पे एंटर प्रेस किया। सो हमने क्या किया, हमारे पास जो हार्डवेयर है उससे हमने एक इनपुट दिया। अब इस इनपुट को किस तरह से प्रोसेस करना है वो डिसाइड करता है हमारा सॉफ्टवेयर। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर चैटिंग एप्लीकेशन का आप यूज़ कर रहे हैं। सो अब आप मैसेज टाइप करने के बाद आपने एंटर प्रेस किया। सो एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो कर्सर है वो या तो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा या फिर आपका जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। सो आपने जो अपना हार्डवेयर की हेल्प से इनपुट दिया उसे किस तरह से प्रोसेस करना है ये कौन डिसाइड कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर या फिर आपकी एप्लीकेशन। चलिए एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। लेट्स से आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में कोई गेम खेल रहे हैं, लेट्स से कोई कार रेसिंग का गेम। सो आपके पास उस गेम को खेलने के लिए कुछ कंट्रोल्स होंगे, जैसे कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, स्पेस और एंटर कीज एक्सेट्रा। सो इन कंट्रोल की हेल्प से आप अपने प्लेयर को मूव कर सकते हैं। सो लेट्स से आपने जैसे ही स्पेस प्रेस किया या फिर एंटर प्रेस किया तो आपका जो प्लेयर है वो रन करेगा या फिर जंप करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका सॉफ्टवेयर। सो हमारे पास जो फिजिकल डिवाइसेज है जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू वगैरह, ये हो गए हमारे हार्डवेयर। एंड हमारी जो एप्लीकेशंस है जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर हमारे गेम्स, वो हो गए हमारे सॉफ्टवेयर्स। सो किसी भी कंप्यूटर के लिए ये दोनों कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स है जैसे कि स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, वो भी कंप्यूटर सिस्टम्स ही है। इनमें भी दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ ये साइज़ में थोड़े से छोटे और लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें साथ में कैरी करना बहुत ही ईजी रहता है। किसी भी कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जैसे ही हम अपने कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। सो आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले ये चेक करता है कि आपका हार्डवेयर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं, और आपका जो हार्डवेयर है वो इनपुट लेने के लिए तैयार है या नहीं है। एंड ये सब चेक करने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके मॉनिटर पे डेस्कटॉप को लोड कर देता है। इसके बाद आप अपनी जो भी ऐप्स है जैसे कि आपके ब्राउज़र्स, गेम्स, वीडियोज़ या फिर ऑफिस टूल्स, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें अपने पावर बटन को प्रेस करना है। इससे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा एंड थोड़ी ही देर में हमारा जो डेस्कटॉप है वो हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होने लगेगा। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में जो हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही परफॉर्म होते हैं। सो जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम रन करता है
जिसका नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो है वो सबसे पहले एक सेल्फ टेस्ट करता है और ये चेक करता है कि आपका सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। ये चेक करने के बाद बायोस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। अब आपका जो सिस्टम है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए तैयार है एंड हम अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ये लॉगिन एंड लॉगआउट क्या होता है। जैसे हम अपने घर पे कबर्ड्स को लॉक रखते हैं, उसी तरह से हमें कंप्यूटर को भी लॉक्ड रखना चाहिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारी परमिशन के बगैर हमारा जो डेटा स्टोर्ड है हमारे कंप्यूटर के अंदर उसे ना तो देख सके और ना ही उसमें कोई चेंजेस कर सके। इस तरह का अरेंजमेंट कंप्यूटर में करने के लिए हमें ज़रूरत रहती है लॉगिन एंड लॉगआउट फीचर्स की। अपने सिस्टम में लॉगिन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर को पता चलता है कि आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हो और इस कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है या जो एप्लीकेशंस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं एंड आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को लॉग आउट कर देना है, ताकि आपका जो काम है वो कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन उसे ना देख सके। अब नेक्स्ट आता है हमारा शटिंग डाउन है कंप्यूटर। अगर आपको अपने सिस्टम को यूज़ नहीं करना है तो आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन करने के लिए अगर आप यूबंटू यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिस्टम मेन्यू में जा करके शट डाउन कर देना है, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको विंडोज़ मेन्यू में जा करके अपने सिस्टम को शट डाउन कर देना है। जैसे ही आप शट डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी एप्लीकेशंस को क्लोज कर देता है एंड आपके सिस्टम को बंद कर देता है। अब अगला आता है हमारा यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट या फिर नंबर्स को टाइप कर सकते हैं या फिर हम अपने कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं। हम अपने कीबोर्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन कीज़। हमारे कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो F1 से F12 तक जो कीज़ होती है उन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। ये जो फंक्शन कीज़ है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगला आता है हमारा कंट्रोल कीज़, जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, एल्ट और टैब। इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है डिपेंडिंग ऑन इन कीज़ को हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगला आता है हमारा एंटर की। इस की के ऊपर या तो एंटर लिखा हो सकता है या फिर रिटर्न लिखा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑफ कंप्यूटर जो आप यूज़ कर रहे हैं। जनरली इस की का यूज़ न्यू लाइन में जाने के लिए या फिर किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए होता है। अगला आता है हमारा पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशन कीज़ में हमारे आते हैं कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। अगला आता है हमारा नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ में हमारी आती है एरो कीज़, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन कीज़। अगला आता है हमारा कमांड कीज़। कमांड कीज़ में हमारी आती है इंसर्ट, डिलीट और बैक स्पेस। एंड फाइनली हमारा आता है विंडो की। विंडो की हेल्प से हम विंडोज़ मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूजिंग अ माउस। माउस हमारा एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी आइटम को हम डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं या फिर उसे ओपन कर सकते हैं। माउस में हमारे पास बेसिकली 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। इन तीनों बटन से हम अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं। किसी भी माउस से हम 4 तरीक़ों से कमांड दे सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रोल ओवर और ओवर। कुछ एक्शंस हम सिंपली अपने माउस को किसी आइटम के ऊपर रोल ओवर या फिर होवर करके परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी आइटम के ऊपर माउस को होवर करते हैं तो उस आइटम से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। अगला आता है हमारा पॉइंट एंड क्लिक। हम जैसे अपने माउस को मूव करते हैं तो साथ साथ एक पॉइंटर भी हमारी स्क्रीन पे हमारे मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग मूव होता है। इस पॉइंटर को हम किसी भी आइटम के ऊपर ले जाकर माउस से क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला आता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपको किसी भी आइटम को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करना है तो आप सिंपली उस आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अपने माउस का जो क्लिक है उसको आपको होल्ड करके रखना है एंड इसके बाद आपको अपने माउस को नई लोकेशन पर ड्रैग करके ले जाना है एंड फिर आपको अपने माउस का जो क्लिक है उसे रिलीज़ कर देना है। इस तरह से आप अपने आइटम को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं एंड इस प्रोसेस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। अब फाइनली आता है हमारा डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब होता है क्विकली अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे 2 बार प्रेस करना। जनरली किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक का यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन 2
परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक फाइल ऑपरेशंस होते क्या हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आपके स्कूल में हर टीचर के पास एक अलग कैबिनेट होता है और उसमें अलग अलग सेल्स बनी होती है, और उन सेल्स में टीचर अलग अलग क्लास के हिसाब से स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करता है। सिमिलरली अगर इसी इंफॉर्मेशन को आपको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना है तो आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को आप रख सकते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को आप इजीली कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और इवन आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो फाइल्स की फॉर्मेट में होती है, एंड अलग अलग टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करने के लिए अलग अलग फाइल टाइप्स होते हैं। लेट्स से अगर आपको कोई इमेज स्टोर करनी है तो उसके लिए जेपीजी या फिर पीएनजी फाइल फॉर्मेट हो सकता है। आपको कोई वीडियो स्टोर करना है तो उसके लिए MP4 फाइल फॉर्मेट हो सकता है, एंड अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइल स्टोर करनी है तो उसके लिए .txt फाइल फॉर्मेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन फाइल टाइप्स को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। किसी भी फाइल टाइप को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, फाइल नेम के आगे जो एक्सटेंशन लगा होता है डॉट के बाद, उसको आपको चेक करना है। इससे आप फाइल टाइप को पहचान सकते हैं। लेट्स से आपकी जो टेक्स्ट फाइल है उसके आगे आपको एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा .txt, एंड सिमिलरली आपके पास अगर कोई फोटोग्राफ है तो उसमें आपको एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा .png या फिर .jpg, एंड आप इन अलग अलग टाइप की फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी जो भी टेक्स्ट फाइल्स है उन्हें आप एक फोल्डर में रख सकते हैं, एंड जो भी आपके पास जो फोटोग्राफ्स है उन्हें आप किसी दूसरे फोल्डर में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम फाइल को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से आपको कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, तो टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए या तो आप अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके उस फाइल को सेव कर सकते हैं जिस भी लोकेशन पे आपको सेव करना है, या फिर आप डायरेक्टली किसी भी फोल्डर के अंदर जाकर के कहीं भी ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक कर सकते हैं एंड न्यू में जाकर के एम्प्टी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एंड फिर आप उस फाइल को ओपन करके उस फाइल में इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम फोल्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है, और उसके बाद जहाँ भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है वहाँ आपको नेविगेट करके पहुँच जाना है। उसके बाद आपको कहीं भी ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करना है एंड न्यू फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो न्यू फोल्डर है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस फोल्डर को नाम दे देना है एंड एंटर प्रेस करना है, एंड अब इस फोल्डर के अंदर आपको जो भी फाइल्स स्टोर करनी है उन्हें आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेशन 3 कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर से। हमारा जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर की एफिशिएंट वर्किंग के लिए उन्हें डस्ट और डैमेज से प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारे जो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम इन डिवाइसेस की रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस करते रहेंगे तो हम इन डिवाइसेस को एक लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इससे हम अपने पैसे सेव कर सकते हैं क्योंकि हमें नया डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपने डिवाइसेस की केयर कर सकते हैं। बेसिक टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस। कुछ सिंपल से तरीके हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर की केयर कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपने डिवाइस को क्लीन रखना है। डिवाइस को क्लीन रखने से हमारा यहाँ पर मतलब है कि हमें अपने मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को क्लीन रखना है। कीबोर्ड को लेकर के हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि कीबोर्ड के ऊपर या फिर कीबोर्ड के आसपास कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं रखनी है हमें। इससे हमारा जो कीबोर्ड है वो डैमेज हो सकता है। और अपने कीबोर्ड से डस्ट या फिर क्रम्स को रिमूव करने के लिए हम किसी सॉफ्ट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन को क्लीन करने के लिए आप सॉफ्ट क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप डस्ट या फिर कोई भी जो फिंगर मार्क्स है उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। अगला आता है हमारा बी केयरफुल विथ फूड्स एंड ड्रिंक्स। हमें अपने कंप्यूटर के आसपास खाने पीने की चीज़ें, पानी का ग्लास या फिर चाय कॉफ़ी जैसे आइटम्स को नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये लिक्विड्स आपके डिवाइस पर गिर गए तो आपका डिवाइस जो है वो ख़राब हो सकता है। अगला आता है हमारा हैंडल डिवाइसेस केयरफुली। हमें अपने डिवाइस को केयरफुली हैंडल करना है एंड इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका जो डिवाइस है वो नीचे ना गिरे और किसी हार्ड सरफेस से ना टकराए, क्योंकि अगर आपका डिवाइस इवन शॉर्ट डिस्टेंस से भी नीचे गिरता है तब भी आपके डिवाइस की जो स्क्रीन है वो डैमेज हो सकती है, या फिर आपके डिवाइस की जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज हो सकती है, और इस डैमेज के बाद आपका डिवाइस जो है वो यूजलेस हो सकता है। हमें अपने डिवाइस का ध्यान रखना है एंड डिवाइस को कैरी करने के लिए हम किसी अच्छे से बैग का यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है हमारा कीप द कंप्यूटर कूल।
हमें अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को कूल रखना है, क्योंकि अगर हमारा डिवाइस ओवर हीट होता है तो इससे हमारे डिवाइस के जो इंटरनल पार्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। सो अपने डिवाइस को कूल रखने के लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आपके CPU के साथ जो फ़ैन अटैच्ड होता है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना है। या फिर आप किसी एक्सटर्नल फ़ैन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन केस आप बेड पे अपने लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके लैपटॉप का जो एग्जॉस्ट है वो किसी भी तरह से कवर्ड ना हो। अगला आता है हमारा डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। सो कई बार क्या होता है कि हम अपने डिवाइस को चार्जिंग पर लगा करके भूल जाते हैं। हमें इसे अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपकी जो बैटरी है वो ओवर हीट हो सकती है और आपके बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो सकती है। सो हमें अपनी बैटरी के फुल्ली चार्ज होने के बाद उसे अनप्लग कर देना है। अगला आता है हमारा ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। सो जब भी हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि हेडफोन्स या फिर USB ड्राइव अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं तो हमें उसे जेंटली पुश करना है। और अगर आपका डिवाइस प्लग इन नहीं हो रहा है तो आपको उसकी डायरेक्शन को चेंज करके दोबारा से ट्राई करना है, उसे ज़बरदस्ती पुश नहीं करना है। अगला आता है हमारा डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। सो जब भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में रन करते हैं तो आपका जो डिवाइस है वो स्लो डाउन हो सकता है और इवन क्रैश भी हो सकता है। सो हमें क्या करना है कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स है वो अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें हमें क्लोज कर देना है, ताकि बाकी हमारे जो भी प्रोग्राम्स है वो स्मूथली वर्क कर सके। सो इस तरह से हम अपने डिवाइस को क्लीन रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, प्रिपेयर ए मेंटेनेंस शेड्यूल। सो हमें क्या करना है, एक प्लान और मेंटेनेंस शेड्यूल बना लेना है ताकि हमारा कंप्यूटर एक लंबे टाइम तक एफिशिएंटली वर्क करता रहे। सो इस मेंटेनेंस शेड्यूल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। सो डेली मेंटेनेंस शेड्यूल में हमें क्या करना है, अपने ईमेल का जो इनबॉक्स है उसे क्लीन करना है और मेल के साथ जो भी अटैचमेंट्स है उन्हें प्रॉपर फोल्डर में सेव कर लेना है। वीकली मेंटेनेंस शेड्यूल में हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU और प्रिंटर को क्लीन करना है एंड हमारा जो भी डेटा है उसका एक बैकअप किसी एक्सटर्नल ड्राइव में ले लेना है। मंथली मेंटेनेंस शेड्यूल में हमें क्या करना है, हमारे जो भी फोटोग्राफ्स हैं उन्हें कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देना है और ड्राइव से डिलीट कर देना है। एंड हमारे जो भी फोटोग्राफ्स हैं उन्हें फोल्डर्स या फिर एल्बम्स में ऑर्गेनाइज कर लेना है। एंड आपका जो डाउनलोड्स फोल्डर है उसे आपको क्लीन कर लेना है एंड जो भी अनयूज्ड प्रोग्राम्स है उन्हें अनइंस्टॉल कर देना है। एंड आपको डिस्क क्लीनर या फिर फुल सिस्टम एंटीवायरस स्कैन जो है वो आपको रन करना है। ईयरली मेंटेनेंस शेड्यूल में हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लीन कर सकते हैं, अपने ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लीन कर सकते हैं एंड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे आपको अपडेट कर लेना है एंड आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसकी एक्सपायरी डेट को आपको चेक कर लेना है एंड अगर ज़रूरत हो तो उसे आपको रिन्यू कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, बैकअप योर डेटा। सो हमारे सिस्टम में जो भी डेटा है उसका एक बैकअप हमें किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में ले लेना है, जैसे कि CD, DVD या फिर हार्ड ड्राइव। इससे हम अपने डेटा को ईजिली रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो किसी भी वजह से क्रैश हो सकता है या फिर कोई ह्यूमन एरर हो सकती है या आपका जो डिवाइस है वो लॉस्ट हो सकता है या फिर फ्लड की वजह से आपका जो डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है। सो इस तरह से बहुत से रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो सकता है। सो अगर हमारे पास बैकअप रहेगा तो हम अपने डेटा को ईजिली रिकवर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेज। सो कई बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम में वायरस एंटर कर जाता है। इसे रोकने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सिस्टम में वायरस को आने से रोकता है एंड इन केस हमारे सिस्टम में अगर पहले से ही वायरस एंटर कर चुका है तो हमारा एंटीवायरस उस वायरस के हमारी फाइल्स को इन्फेक्ट करने से पहले ही उसे रिमूव कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अगर हम अपने कंप्यूटर को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल्स और इमेजेस जो है वो स्टोर हो जाती है और ये फाइल्स अगर हमारी हार्ड डिस्क में बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो इससे हमारा जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो सकता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें टाइम टू टाइम टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करते रहना है या फिर हम किसी डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी टेम्परेरी फाइल्स को क्लीन करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। सो कई बार क्या होता है कि हमारे इनबॉक्स में कंपनीज के एडवर्टाइजिंग मेल्स या फिर कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट तक अट्रैक्ट करने के लिए उसमें बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं।
सो इस तरह के जो मेल्स हैं उन्हें स्पैम की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो इन मेल्स को हमें टाइम टू टाइम डिलीट करते रहना है एंड कभी भी इन मेल्स को हमें रेस्पॉन्ड नहीं करना है। जनरली इस तरह के जो मेल्स हैं वो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में ना आकर के स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। सो हमें रेगुलरली ये जो स्पैम फोल्डर है उसे क्लीन करते रहना है। सो इन सभी टिप्स को यूज़ करके हम अपने डिवाइसेस की केयर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन 4 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की तरफ। हम लोग अपनी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हम अपनी फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में सेव करके रखते हैं। हमारे स्कूल के जो कंप्यूटर्स है उनमें स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। हमारे हॉस्पिटल्स के जो कंप्यूटर्स है उनमें पेशेंट्स और पेशेंट से रिलेटेड बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहती है। हमारे बैंक्स के जो कंप्यूटर्स है उनमें क्लाइंट की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहती है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर किसी भी तरह से लीक हो जाए या फिर गलत हाथों में पहुंच जाए तो इससे लोगों का काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी ब्रेक के रीजंस क्या हो सकते हैं। सो हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके लॉस्ट होने के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि हम अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे इंटरनेट पर शेयर करने में सतर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी अनसिक्योर्ड साइट पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो शेयर कर देते हैं। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हम अपने सिस्टम को लॉग आउट करना भूल गए या फिर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने उसका एक्सेस ले लिया हो। सो इन 2 रीजन्स की वजह से हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। सबसे पहला आता है हमारा थेफ्ट। ये 3 टाइप्स का हो सकता है, फिजिकल, आइडेंटिटी या पायरेसी। फिजिकल में आपका जो सिस्टम है वो चोरी हो सकता है। आइडेंटिटी में कोई हैकर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकता है एंड कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। पायरेसी में आता है किसी भी सॉफ्टवेयर की अनलाइसेंस्ड या अनऑथराइज्ड कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब अगला आता है हमारा वायरसेज। सो वायरसेज एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है जो हमारे डेटा को डैमेज करते हैं या फिर हमारा जो डेटा है उसे चुरा लेते हैं। सो वायरसेज बेसिकली 2 मेजर टाइप्स के होते हैं, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स। ये जो वॉर्म्स होते हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं एंड सभी फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इससे इन्हें रिमूव करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने आप को किसी यूज़फुल प्रोग्राम की तरह शो करते हैं एंड जैसे ही ये हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं ये वायरसेस की तरह बिहेव करने लगते हैं एंड हमारे डेटा को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों टाइप्स के वायरसेस के अलावा ऑनलाइन प्रेडेटर्स एंड इंटरनेट स्कैम्स भी होते हैं जिनसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। सो ऑनलाइन प्रेडेटर्स में कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है जो आपको इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स में ट्रैप कर सकते हैं। ये लोग जनरली ओल्डर एज के होते हैं जो कि आपके एज ग्रुप की तरह अपने आप को शो करते हैं एंड ये लोग आपको बुली कर सकते हैं किसी ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटी के लिए या फिर समटाइम्स फेस टू फेस। सो इस तरह के ऑनलाइन प्रेडेटर्स से हमें अपने आप को बचा के रखना है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट स्कैम्स की। इंटरनेट स्कैम्स में जनरली आपको बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जाते हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपने कोई लॉटरी जीती है या फिर आपको कोई बड़ा प्राइज़ मिला है एंड इस प्राइज़ को रिडीम करने के लिए वे आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने के लिए कह सकते हैं। सो इस केस में आप अपनी मनी तो लूज़ करेंगे ही, साथ साथ आपने जो अपनी अकाउंट डिटेल शेयर की है वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। सो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पासवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए। पासवर्ड्स क्रिएट करते टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे पासवर्ड को कोई भी इजीली गैस ना कर सके। इसके लिए हम पासवर्ड्स में अपर एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ साथ हम एंटीवायरस या फिर फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं। सो एंटीवायरस एंड फायरवॉल क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा आ रहा है या फिर जो डेटा बाहर जा रहा है उसे मॉनिटर करते हैं एंड वायरसेस को हमारे कंप्यूटर के अंदर आने से रोकते हैं। एंड इन केस वायरस अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले ही एंटर कर चुका है तो एंटीवायरस जो है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है एंड उसे रिमूव कर देता है। अब अगला आता है हमारा एनक्रिप्ट डेटा। ये जनरली बैंक्स या फिर कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है जिसमें कस्टमर का इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर्ड होता है। सो ये एनक्रिप्ट फीचर जो है वो एंटायर हार्ड डिस्क को एनक्रिप्ट कर देता है। सो बिना डिक्रिप्शन पासवर्ड के कोई भी इस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता और इससे जो अनऑथराइज्ड यूजेज है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब फाइनली आता है हमारा सिक्योर साइट्स। सो हमें अपनी क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक डिटेल्स जो है वो ओनली सिक्योर साइट्स पर ही शेयर करनी चाहिए।
सिक्योर साइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एड्रेस बार में चेक कर सकते हैं कि HTTPS लिखा है एंड लॉग का सिंबल बना हुआ है। सो इस तरह की जो साइट्स होती है वहाँ पर आप अपने बैंक डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।